जहां चार यार मिल जाए वही रात गुजर जाए। फिल्म शराबी का पुराना गाना आपको तो याद ही होगा। कहते हैं कि जिंदगी अच्छी तरह से गुजारने के लिए आपको दोस्तों की भीड़ नहीं चाहिए, हर मोड़ पर साथ देने वाले दो चार दोस्त ही काफी होते हैं। इसी तरह निवेश के सफर को मुनाफेदार बनाने के लिए शेयरों और सेक्टर्स के जमावड़े की जरूरत नहीं होती। सिर्फ चंद अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। ये शेयर या सेक्टर कौन से हो सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आज यही बताएंगे, लेकिन अंदाज थोड़ा दोस्ताना होगा, क्योंकि आज बैठे हैं चार यार और वो देने वाले हैं स्टॉक्स शानदार। अच्छा, इस हफ्ते दो इंटरेस्टिंग रिलीजेस हैं और इमेजेस, पोस्टर्स मूवी के आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। पहली है जहां चार यार, स्वरा भास्कर लीड रोल में, चार फ्रेंड्स की स्टोरी जो डेडिकेटेड हाउसवाइफ्स हैं, उनकी लाइव्स, उनकी दिक्कतें। ये स्टोरी उनके वेकेशन की, उस वेकेशन में अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर की। वो कहते हैं ना सिस्टरली ब्रोमांस, फीमेल फ्रेंडशिप की स्टोरी। ट्रेलर अच्छा लगा जब मैं आ रहा था देख के, इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, शायद अच्छी मूवी होगी। और दूसरी तरफ जो एक और इंटरेस्टिंग रिलीज है, मट्टू की साइकिल। बहुत टचिंग स्टोरी लग रही है, बहुत ऑनेस्ट परफॉर्मेंस प्रकाश झा साहब का। पेन नजर आ रहा है उनकी आंखों में अगर वो ट्रेलर देखेंगे आप। शायद क्या मेरे को क्लियर है, वो एक डेली वेज अर्नर की लाइफ स्टोरी, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स। और ये ट्रेलर जो था बहुत मूविंग था, देखने लायक होगी। और मेरा पता नहीं, कहना बड़ा मुश्किल कि कैसे, मतलब इस तरह का पेन नजर आ रहा था उनकी आंखों में, और वो इतने से ट्रेलर में। वो ट्रेलर ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ब्यूटीफुल शायद वो नैरेटिव होगा, ब्यूटीफुल वो परफॉर्मेंस होगी, लेकिन दोनों अच्छी लगे। दोनों ट्रेलर्स देख के मजा आया। खैर, वो आप अपना डिसीजन लीजिएगा, देखिएगा ट्रेलर, समझिएगा और बताइएगा अगर आपने देखी वीकेंड पे मूवीज तो रिव्यू दीजिएगा। खैर, वीकेंड शो के तौर पे जो चुना वो था जहां चार यार। और आज के शो नाम का तो पूरी तरह से क्रेडिट जो है ना हमारे प्रोड्यूसर साहब को जाता है। मूवी का नाम था जहां चार यार, उन्होंने शो का नाम बनाया चार यार स्टॉक्स शानदार। तो बढ़िया, अब करने के वाले उस पर आगे आता हूं। आज के जो चार एक्सपर्ट्स हैं अप फ्रंट उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, आर्यन कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमांग जानी और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालेगा जुड़ते हुए आप सबका स्वागत है। और क्योंकि चार यार जब साथ में बैठते हैं तो एक फ्री फ्लोइंग डिस्कशन होता है। कोशिश होगी ऐसे ही कुछ, जैसे होता है ना चाय के दुकान पे चार लोग बैठे तो जो फ्री फ्लोइंग डिस्कशन, कुछ वैसे ही मूड माहौल के साथ, लेकिन बातें सारी काम की। वो किसी ने कहा है कि दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता और ये सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। तो आज इसी तरह से फ्री फ्लोइंग डिस्कशन के मूड में आए। पहले जरा मार्केट की चर्चा हो जाए। गौरांग सर, चाय की दुकान पर आप लोगों के साथ बैठूं और ये बात ना हो, निफ्टी 18,000 टेक्निकली अपने रिकॉर्ड हाईज पर बैठा हुआ, और वो तब जब ग्लोबली मूड मॉल अभी भी जस का तस बना हुआ, दिक्कतें जस की तस बनी हुई हैं। कितना कंफर्ट इस समय इस मार्केट को लेकर। गौरांग सर, शायद आप म्यूट हो, अनम्यूट करना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच रही है। वो फील आया था एकदम से कि शायद चाय की दुकान में हम किसी और दुकान में मिल गए और मुझे अब सुनाई भी नहीं दे रहा गौरांग सर क्या कह रहे हैं। उसका भी समय आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले तो आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से हम जुड़े हुए हैं स्थानीय परिस्थिति में और वैश्विक संकेतों को लेकर के, जो खबरें विदेश से आती उसको लेकर के, और बहुत लंबा समय नहीं है, मेरे ख्याल से वो जैक्सन होल की मीट हुई थी, उसके बाद सभी देशों के शेयर बाजार पूर्ण तरीके से धराशायी हो गए थे। लेकिन हमारे उतनी हिम्मत और क्षमता थी आशीष कि हम गिरे लेकिन हम उभरे भी, और उभरे इस तरह से कि हम 18,000 के पार गए। फिर कुछ टिप्पणियां आई महंगाई दर को लेकर के, अमेरिका में कुछ परिस्थिति खराब और कमजोर होती हुई दिखाई दी।
उसके बाद भी हम गिरे, रिकवरी हुई और फिर ये गिरावट का सिलसिला जारी है। और मेरे ख्याल से एक दायरा है आशीष, जहां पर हम फंसे हुए हैं, 17,800 18,000 ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ 17,500 17,300। मेरे ख्याल से कुछ समय तक अगर हम यहाँ पर एक बुनियाद बनाने की कोशिश करते हैं तो आने वाले समय में इस बुनियाद के ऊपर जो मजबूत ढांचा हम बना सकते हैं और ऊपर जाने में सफलता पा सकते हैं और वहां पर टिक पाने में हमें जो सहूलियत होगी, ये जरूरी है कि हम कुछ समय यहाँ पर बिताएं। लेकिन हर एक मापदंड में आप देखिए आशीष, तो हमारे यहाँ से जो संकेत आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई दर के हो, ब्याज दर के हो, विकास दर के हो, कॉर्पोरेट जगत के जो आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे, उसको आप ध्यान में ले लीजिए, सरकार की तरफ से नीतियां ध्यान में ले लीजिए। मेरे ख्याल से मौके काफी है हमारे यहाँ पर, और हमारी जो परिस्थिति है आशीष, वो बाकी इमर्जिंग मार्केट या डेवलप मार्केट से बेटर है, ये मैं मान के चल रहा हूं, और ये गिरावट को मैं खरीदारी का मौका ढूंढूंगा। हाँ, ठीक है आशीष सर, फिर अभी क्या कर रहे हो आप लोग? अभी भी खरीदारी जस की तस बनी हुई है या इस समय थोड़ा F1 F2 से हाथ खींचा है, थोड़ा साइड लाइन्स पे बैठने का ज्यादा मन कर रहा है? नहीं, इनफैक्ट जो भी सबसे पहली बात तो हमारे जो निवेशक है, हमने उनको सलाह दी कि पूरी तरह से निवेशित रहें। हाँ। कैश पर नहीं बैठना है अभी, क्योंकि जो फंडामेंटल्स इकोनॉमी के वो काफी अच्छे नजर आते हैं और सेक्टरल एक जो अपस्विंग देखने को मिल रहा है कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, वहां पर जहां पर हम काफी बुलिश हैं, जैसे सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, होटल है, इन सारे सेक्टर्स में बिल्कुल पोजीशंस को किसी भी गिरावट पे हम और ऐड ही करेंगे, क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वहां पर कोई यूएस मार्केट या कोई ग्लोबल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करेंगे। हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो स्टोरी है वही प्ले करेगा। तो अभी भी हम कोई बहुत ज्यादा, आज जरूर बाजार एक दिन इतने दिनों के बाद में हमने गिरावट देखा है, बट हमारे लिए कोई भी ऐसा निराशा की बात नहीं है या कोई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, ऐसा भी हमारा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि जैसे ही थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट ठीक हुए मंडे को, आप देखेंगे कि जो लेवल्स कल थे उसके ऊपर लेवल्स नेक्स्ट वीक में जाते दिखाई देंगे। हेमांग सर, ये क्लाइंट्स के इंटरेक्शंस क्या कह रहे हैं? कन्विंस कर पा रहे हो आप लोग क्लाइंट्स को और पैसा झोंकने के लिए और पैसा डालने के लिए इन लेवल्स पे बाजारों में, या मुश्किल हो रहा है और खुद को भी थोड़ा खटक रहा है? आशीष जी, थैंक यू सो मच। काफी ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है और फ्राइडे है, काफी अच्छा माहौल है बॉम्बे में, तो डेफिनेटली इट्स प्लेजर टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। और मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली एक दो तरीके की फीलिंग है। एक तो ये है कि थोड़ी सी लेफ्ट आउट फीलिंग है। आई थिंक द रन अप जो ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हुई थी उसके बाद थोड़े से डाउट्स थे लोगों के माइंड में कि भाई हम कितना ऊपर चल सकते हैं, और इस तरह का कन्विक्शन या जो जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा उतना लोगों को भरोसा नहीं था। तो काफी सारे निवेशक है जहां पे पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह का है माहौल, उसमें हो सकता है कि इंडेक्स लेवल पे हम थोड़े से करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो इंडेक्स के लेवल को देख के रणनीति बनाने की बजाय अगर सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाएंगे तो मुझे जरूर लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो आपको चुनना है। आज सोचा भी ऐसे ही कुछ कि जब बैठे हैं तो स्टॉक्स वॉक्स पे बाद में आएंगे। स्टॉक्स तो खैर प्रोड्यूसर साहब ने लिख ही दिया है, स्टॉक शानदार, तो आएंगे उस पे। पर जब आमतौर पे चर्चा होती है तो पहले थोड़ा सा मार्केट समझते हैं एक दूसरे से। दूसरा बोलते हैं नजर कहां पे है, क्या देख रहा है, क्या की थीम इमर्ज कर रही है। हम लोग मार्केट्स में कहते हैं भाई अगले 3 साल 5 साल 7 साल आपकी खासतौर पर नजर कहां है। जैसे कि क्लीन एनर्जी, भाई कितनी कंपनीज वहां पे स्पेंड कर रही हैं, किसी हाइड्रोजन पर, किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, किसी इथेनॉल पर। आपने देखा किस तरह से क्लीन एनर्जी की स्पेंड बड़ी बड़ी कंपनियां अनाउंस करती ही चली जा रही हैं। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन शूट्स के साथ कह लीजिए वो पीएलआई स्कीम का तड़का, वो चाइना +1 की पॉलिसी, वो आत्मनिर्भर, ऐसे कुछ भी थीम हो सकती है जो एक्सपर्ट्स के रडार पे हों। तो आज जब चर्चा शुरू करी तो सोचा थीम से शुरू करें। थीम के बाद जानेंगे उस थीम को प्ले करने के लिए आप कौन से स्टॉक के थ्रू उस थीम को राइड करना चाहते हो। तो अमरीश सर,
अब वो 3 साल, 5 साल, 7 साल का टाइम होराइजन, जो आपको कन्वीनियंट हो, जैसा लगे, कौन सी की थीम आपको नजर आती है? क्या इमर्जिंग थीम है जिसपे अमरीश बालिका की नजर है? मेरा सेक्टर पिक है डिफेंस। नेक्स्ट 4-5 साल के लिए ग्लोबली इंडिया नंबर 3 है मिलिट्री स्पेंड में, नियरली $73 बिलियन स्पेंड करती है। और इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है ऑफ डिफेंस गुड्स, करीब $2.8 बिलियन का इंपोर्ट किया है 2020 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है, ये क्लियरली एम्फसाइज करता है फॉर इंडिजिनाइजेशन। तो दिस इज बेसिकली टू रिड्यूस द इंपोर्ट बिल और प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स इन इंडिया फॉर डिफेंस। तो ये एक करीब 9 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करीब 63% ऑफ द टोटल बजट था FY22 में। दिस हैज गॉन अप फ्रॉम 52% इन FY21 और ये और भी इंक्रीज होते रहेगा आगे जाके। ओवर द लास्ट 10 इयर्स कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस सर्विसेज बढ़ा है केवल 6% कैगर, वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीब 10% कैगर बढ़ रहा था। तो आगे ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो कैपिटल आउटले है ये भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन काफी जरूरत है डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप्स पर हाई कैपिटल आउटले होना चाहिए आगे जाके, विच इज एक्सपेक्टेड। एंड ये क्लियरली इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ना बिल्कुल ठीक है। और डिफेंस रिलेटेड हमने देखा भी है किस तरह से स्टॉक्स लगातार गजब के बुल रन में, बहुत अच्छी तेजी, और डिफेंस एज अ स्पेस एक की थीम के तौर पे अगले 3-5 साल के लिए अमरीश सर के रडार पे आती हुई। मैं इस थीम रिलेटेड स्टॉक्स पे बाद में जाऊंगा। गौरांग सर, कौन सी थीम के आप जियोजीत पे या आपकी पर्सनली आप कहां पे नजर रख रहे हो? क्या समझ में आ रहा है 3-5 साल 7 साल के लिए? क्या अट्रैक्टिव नजर आ रहा है? क्या बदल रहा है? तो आशीष, वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और वहां पर खास करके निजी क्षेत्र है, बैंक्स हुआ, जहां पर हमारी नजर है। और कारण एक नहीं अनेक है। भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर सुधर रही है, भारत में और मौके खुल रहे हैं। अभी आपने चाइना +1 पॉलिसी का जिक्र किया, तो जाहिर है कि भारत को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना बाकी अन्य देशों को मिलेगा। और सरकार की तरफ से जो भी नीतियां बनाई जा रही है, खास करके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह, तो अगर विकास करना है आपको तो अर्थव्यवस्था में सुधार करना होगा, कारोबार आगे बढ़ाना होगा। और कारोबार आगे बढ़ाने के लिए आपको राशि यानी कि पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको उपलब्ध कराएगी बैंकिंग सेक्टर। और जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में निरंतर सुधार होता हुआ दिख रहा है, सभी बैंकों में आप मापदंड ले लीजिए और तिमाही नतीजे देख लीजिए, तो एक तो उस सुधार को लेकर के बैलेंस शीट मजबूत बनेगी, ग्रॉस नेट एनपीएस नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे जा रही है, डिमांड, ऋण की जो मांग है, क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं आशीष, वो यहाँ से और भी आगे बढ़ेगी। और निरंतर ब्याज दरों में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण आपके जो मार्जिन है उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपको ढूंढनी है, और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भारत आगे जा करके 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है और भारत में इतने बड़े बड़े मौके होंगे, तो जाहिर है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आपको बनाए रखना है, आगे बढ़ाना है और उसको खास करके मजबूत रखना है, तो एक बड़ा योगदान जो है आशीष, वो वित्तीय क्षेत्र से यानी कि बैंकिंग सेक्टर से आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर हमें पसंद है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर पर हमारी नजर है। बैंकिंग स्पेस, बैंकिंग में भी प्राइवेट सेक्टर, ये बढ़िया थीम है। और देश में स्पेंड्स होंगे, सब कुछ होगा, इकोनॉमी तूल पकड़ेगी, तो बैंक तो फाइनेंशियल्स के बिना कैसे होगा भाई? एक और इंटरेस्टिंग थीम। आशीष सर, रडार पे आपके कौन सी थीम? आप लोग किस थीम को लेकर बुलिश हो? जी, जो थीम हमें काफी पसंद आ रहा है इस समय वो है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब यदि देखें तो हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री का साइज अभी करीब $30 बिलियन का है इंडिया में, और अगले 5 साल में ये करीब $60 बिलियन पहुंच जाएगा, जो सरकारी आंकड़े और या जो उनकी उम्मीदें हैं वो ये कहती हैं। तो मैं कहता हूँ यदि 60 बिलियन भी नहीं हुआ, 55 बिलियन भी हो गया, तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी का सेक्टर नजर आता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। दूसरी बात ये कि जो इंडिया में अभी भी रूम्स की अवेलेबिलिटी है वो चाइना और यूएस के कंपैरिजन में काफी कम है। आज भी हमारे पास में शायद टोटल ओवरऑल 1.5 लाख रूम्स अवेलेबल हैं, जबकि चाइना में वो रूम करीब 6 लाख रूम्स उनके पास में अवेलेबल हैं। तो
काफी सारा जो अभी एक टूरिज्म का एक रिवाज बढ़ गया है कि क्योंकि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है वो आता है कि एक हम हॉलीडेज लें, क्योंकि एक एस्पायरेशन लेवल मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, उनके लिए एक बड़ा एस्पायरेशनल पॉइंट है। तो अभी फैमिली ट्रैवल बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो हमने अपना एक ग्राउंड चेक किया था, तो अभी जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 70 से 75% हो गई। यस, और इसके अलावा जो रूम टैरिफ्स है उसमें भी 30 से 35% का एक साल में इजाफा हुआ है। तो इस सेक्टर में हम लोग काफी बुलिश हैं और यहाँ पर निवेश के मौके अभी भी अच्छे अवेलेबल हैं। होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, बिल्कुल ठीक। और ये वो पॉकेट्स हैं, देखा होगा आपने, जो जो चर्चा हुई वो सब पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं अभी इस समय बाजार में। हिमांग सर, क्या रडार पे आपके, आप लोग की थीम कौन सी है? आशीष जी, रियल एस्टेट हमारे रडार पे है और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2 साल में देखा पोस्ट कोविड। और जिस तरह के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं एवरी मंथ, तो चाहे वो नॉर्थ इंडियन मार्केट हो, चाहे वेस्टर्न मार्केट हो, चाहे ईस्टर्न हो या सदर्न मार्केट हो, सारे मार्केट्स के अंदर जो ट्रैक्शन है रजिस्ट्रेशंस का, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो सेल है वो लगातार बढ़ रही है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने नोटिस किया वो ये है कि इन्वेंट्री लेवल्स जो है सारे जो बड़े बिल्डर्स है उनके काफी कम है, लगभग 30-40% घटे हैं। और कैश फ्लो के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। और साथ में 2 चैलेंजेस है, एक इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़ रहे हैं, पर इंटरेस्ट रेट उतने नहीं बढ़े हैं जहां पे कि अफोर्डेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। वो एक डेफिनेटली मॉनिटरेबल रहेगा। और दूसरा है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़े हैं, स्टील सीमेंट वगैरह के दाम, बट ये टाइम थोड़े जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है थोड़ा सेंसिबली प्राइस हाइक कर रहे हैं, ऐसा बहुत अग्रेसिव नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके कारण जो एक्चुअल डिमांड है वो काफी अच्छी है। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट जैसे सेक्टर का जो इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है, तो बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये अगला 3 से 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। ये देखिए, ये है अगले 3-5 साल की बड़ी थीम्स। बैंकिंग, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, डिफेंस। रखिए इन पॉकेट्स को रडार पे। एक क्विकली छोटा सा ब्रेक। एक थीम्स की बात हो गई, इन थीम्स को राइड करने के लिए सबसे प्रिफर्ड स्टॉक कौन से होंगे, उस पर बातचीत ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 यार, स्टॉक शानदार। हम लोग बातचीत कर रहे थे मार्केट्स की, हम लोग बातचीत कर रहे थे बड़ी थीम्स जो हमारे 4 एक्सपर्ट्स को समझ में आ रही हैं, आगे जो बढ़िया प्ले आउट होती हुई नजर आएंगी। और ये थीम्स वैसे ऑलरेडी प्ले आउट होना शुरू हो चुकी हैं अगर आपने स्टॉक्स इंडिविजुअली नोटिस करे हो। मैं अब उन स्टॉक्स के थ्रू, किस स्टॉक के थ्रू उस थीम को ये एक्सपर्ट पैनल राइड करना चाहता है, अपनी अपनी इंडिविजुअल थीम्स को, उस पर आ रहा हूं। गौरांग सर, आपने बैंकिंग की बात करी। बैंकिंग का कौन सा स्टॉक जो 3, 5, 7 साल के लिए कंफर्ट दे रहा है एज ऑन डेट? बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक और काफी बेहतरीन सुधार हमने होता हुआ दिखा है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से अगर आप तुलना भी करने जाएं आशीष, तो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक आता है, अब आगे पार्टन आईसीआईसीआई बैंक आता है। और उसी तरह के आधार पर और जो मैंने बातें वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बताई और जो सुधार हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा है, मेरे ख्याल से एक बेहतरीन विकल्प होगा। अगर आप हमें लक्ष्य की बात करें तो लंबी अवधि के लिए हमने, क्योंकि ये प्रोग्राम आप एक लंबी अवधि के लिए बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हमने करीबन 1300 का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन अगर सुधार हुआ और मौके मिले तो इस लक्ष्य को हम और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो विकल्प के रूप में निजी क्षेत्र की आईसीआईसीआई बैंक। बिल्कुल ठीक, आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड हाई छू रहा है। पिछले 4 तिमाहियों से गजब के नंबर्स भी डिलीवर होते हुए। होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, आशीष सर कौन सा सबसे प्रेफर्ड स्टॉक? जी, मेरा स्टॉक रहेगा इंडियन होटल। और इनफैक्ट 4 यार आपका जो आज थीम है, या सबसे पहले ही उन्हें मौका मिला चारों लेडीज को, तो सबसे पहले कहाँ गए, वो गोवा गए घूमने के लिए। और यही एस्पायरेशन लेवल बिल्कुल पूरे इंडिया के लोगों का है कि उनको सभी को लाइफ में एक बार एस्पायरेशन जरूर है कि गोवा जरूर जाना है। और गोवा में इंडियन होटल के 6 होटल है। और विश्वास नहीं करिए आशीष जी, जो उनका टॉप एंड एक्सोटिका होटल है 40,000 रुपए पर नाइट का रूम है वहां पर, और वो बुकिंग आसानी से नहीं मिल रहा है। तो यही रीजन है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी में
फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है इंडियन होटल की। तो मेरा मानना है कि इस साल कम से कम ये जो इंडियन होटल है 500 करोड़ का मुनाफा करेगा, जो उसका हाईएस्ट पिछला मुनाफा 350 करोड़ का 2020 में हुआ करता था। तो ये अब रन रेट जारी रहेगा, क्योंकि 240 से वो अपने जो होटल्स हैं अगले 2 साल में बढ़ा के करीब 300 होटल कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये 40% की दर से कंपनी अब अगले 3 से 5 साल ग्रो करती ही रहेगी। कंपनी ने QIP के थ्रू अपना डेट भी रिड्यूस कर लिया है काफी। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और मेरा 3 साल का टारगेट स्टॉक के लिए 650-700 रुपए तक का भी है, पर 600 रुपए कंजर्वेटिव एक टारगेट में देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, इंडियन होटल्स के रडार पे। हिमांग सर, हम लोग रियल एस्टेट, रियल्टी की थीम पकड़े हुए थे, कौन सा स्टॉक? मेरा स्टॉक है आशीष जी प्रेस्टीज एस्टेट, और ये सदर्न बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, और काफी इंपॉर्टेंट मार्केट्स में उसकी मार्केट शेयर अच्छी है। बढ़िया बात यह है कि इन्वेंट्री की जो पाइपलाइन है वो काफी अच्छी है, और जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल का एक बैलेंस होता है रियल एस्टेट के अंदर, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आईटी का जो ग्रोथ है और ओवरऑल जो सदर्न मार्केट के अंदर जो ग्रोथ होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा ये कंपनी को मिल सकता है। इसमें हमारा प्राइस टारगेट आशीष जी 675 रुपीज का है। ओके, प्रेस्टीज एस्टेट, वो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, रियल एस्टेट पे प्ले करने का सबसे बेहतर विकल्प। उस स्टॉक के थ्रू चेज करिए उस थीम को। अमरीश सर, डिफेंस, और डिफेंस में आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा? डिफेंस स्पेस में मेरा पिक है कोचिन शिपयार्ड। ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी है इंडिया में, जो टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, पोर्ट क्राफ्ट्स और पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है। इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स भी है, इंटरनेशनल कस्टमर्स भी है, और डोमेस्टिक में इनका जो मेन कस्टमर है इंडियन नेवी है, और ओवरसीज यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी इनके कस्टमर्स हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन देखें तो करीब 12,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और एक करीब 10,000 करोड़ का ऑर्डर्स, फ्रेश ऑर्डर्स आने चाहिए इंडियन नेवी के पास से। तो मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है 540 का, which is about 12x FY24 expected EPS of 45 rupees. परफेक्ट, ये हो गया आपके की थीम्स और उसमें चुने हुए स्टॉक्स। बैंकिंग, ICICI बैंक, होटल्स, इंडियन होटल्स पे दाव लगाने की सलाह, रियल एस्टेट में प्रेस्टीज, और डिफेंस में कोचीन शिपयार्ड। ये की थीम्स और उस थीम से जुड़े बेहतरीन स्टॉक्स। आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन करने के लिए, समझाने के लिए, और ये बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद।